बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, जो कि बेस करता है बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन के यूजेस पे। ठीक है, आपने गुज़िश्ता वीडियोस में लॉजिक गेट्स के बारे में तमाम एक डिटेल सीख ली, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अटेंड करने से पहले अगर आपको लॉजिकल गेट्स यानी एंड, आर, नॉट और नैंड और नार, अगर इनके बारे में किसी भी किस्म की अगर आपको छोटी मोटी भी कन्फ्यूजन है तो पहले आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप अटेंड करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये जो हमने ख़ास तौर पे एंड और आर और ये नॉट जितने भी हमने गेट पढ़े हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे सर्किट्स में हम इनको यूज़ भी करते हैं, और उन्हीं सर्किट्स में से एक दो एग्जांपल्स आज हमारे सामने हैं जिनको हमने यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 25 है इसके हवाले से कि व्हाट इज़ अ बर्गलर अलार्म सिस्टम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉजिक गेट्स इन दिस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो बर्गलर अलार्म सिस्टम है ये क्या होता है और ये इसका फ़ायदा क्या है, क्यों काम करता है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जो बर्गलर है ये बेसिकली हम चोर को बोल सकते हैं, या किसी ऐसे शख्स को जो किसी वारदात या किसी चोरी के नीयत से जो है वो हमारे घर में एंटर होता है, उसको हम कहते हैं कि ये बर्गलर है। ठीक है, तो अब ये जो बर्गलर अलार्म सिस्टम है ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमें अलर्ट कर देता है एकदम से। अलार्म जब जनरेट होगा, वो एक्टिवेट होगा, बजेगा, तो ज़ाहिर है जो इधर उधर के लोग होंगे, घर में रहने वाले या बाहर वाले, वो एकदम से उस अलार्म की आवाज़ से एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। और जो बर्गलर है वो बाज़ औक़ात आपको पता है कि वो एकदम से शोर से भाग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन ये अलार्म सिस्टम कैसे जनरेट होगा, इसमें जो लॉजिकल गेट्स हैं उनका क्या रोल है, बेसिकली आज हमारा फोकस पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको आपने समझना है। तो किसी भी सर्किट में हमने एक तो ये समझना होता है कि उस सर्किट में इनपुट्स जो हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, और ये तो बात आपको अभी पता होनी चाहिए कि इनपुट्स का मतलब क्या होता है। कि इनपुट हमारे पास स्विचेस की फॉर्म में होती हैं। हम एक स्विच, दो स्विचेस या तीन या इससे भी ज़्यादा स्विचेस जब लगाते हैं तो स्विच ऑन ऑफ करके हम बेसिकली सर्किट को इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी इनपुट का जिक्र हो तो फ़ौरन समझ जाएं कि यहाँ पे किसी ना किसी स्विच की ही बात होगी। ठीक है, ज़्यादातर। इसी तरह हमने दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो ये कि हमारे जो सर्किट में बेसिकली जो गेट यूज़ हो रहा है वो कौन सा गेट है और उस गेट का बेसिक काम करने का तरीका क्या है। इस पे भी हमें थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए टॉपिक को सही समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हम सर्किट यूज़ करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये आपके सामने इसकी एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, तो चलें इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज़ ये कि इस पूरे सिस्टम में, बर्गलर अलार्म सिस्टम में जो सर्किट बनाया गया है उसमें हमारे पास इनपुट देने के लिए दो स्विचेज़ हैं। ठीक है, एक स्विच जो है वो आपके पास वो है पर्सन सेंसर, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं पर्सन सेंसर, यानी कि ये वो स्विच है जो किसी भी आदमी की जो मूवमेंट है उसको सेंस करेगा, और जैसे ही कोई शख्स इस सेंसर के पास से गुजरेगा तो ये जो इनपुट है इस स्विच की वो एकदम से ऑन हो जाएगी, यानी कि ये अपने इनपुट को 1 कर देगा। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, 1। तो दोबारा से सुन लें कि सेंसर का काम क्या होता है कि किसी भी पर्सन की मूवमेंट को सेंस करना। लेकिन अब इस सेंसर को ये नहीं पता कि वो पर्सन जो है वो अपनी फैमिली का ही कोई मेंबर है या बाहर से बर्गलर या किसी चोरी की नीयत से कोई शख्स आ रहा है, ये अब इसको नहीं पता। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, जो दूसरा स्विच है जो इनपुट बी दे रहा है, मतलब दूसरी इनपुट जो दे रहा है वो बेसिकली अलार्म स्विच है जो कि एक मेन गेट पे लगाया गया है। ये जो अलार्म स्विच है ये उस वक़्त एक्टिवेट होगा या उस वक़्त 1 इनपुट देगा जब कोई डोर ओपन करेगा। ठीक है, जब किसी ने डोर खोला, मेन गेट को खोला, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी इसकी इनपुट 1 हो जाएगी, और जब तक वो डोर बंद रहेगा उस वक्त तक इसकी जो इनपुट है वो 0 रहेगी। ठीक हो गया, ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया इन दोनों का। सेंसर का काम क्या है, पर्सन की मूवमेंट को सेंस करना। कोई शख्स करीब से गुजरा तो इसकी इनपुट 1 चली जाएगी,
जब तक कोई बंदा इसके करीब नहीं आएगा तो ये ज़ीरो पे ही रहेगा। अलार्म स्विच है, डोर में लगा हुआ है, जब डोर से कोई अंदर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, जब डोर क्लोज रहेगा तो ये 0 ही रहेगा। दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि इसमें गेट कौन सा काम कर रहा है। तो गेट है हमारे पास, आप पहचान गए होंगे, ये है एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट के बारे में थोड़ा सा आप रिव्यू, मैंने शुरू में भी कहा है कि आप लेके आए यहाँ पे, कि एंड गेट जो है उसमें अगर एक स्विच ऑन हो और दूसरा ज़ीरो हो तो ये अपनी जो आउटपुट है वो उसको ज़ीरो ही रखेगा, ठीक है। ये अपनी आउटपुट सिर्फ उसी वक्त ऑन करता है जब दोनों इनपुट्स 1 स्टेट पे हों, ठीक है। आखिरी चीज़ इसमें है जी बर्गलर अलार्म। तो ये तो एक मेन चीज़ है कि जो अलार्म वहाँ पे लगाया है आपने, जिसने एक्टिवेट होना है, रिंग करना है और एकदम से बाकियों को अलर्ट कर देना है, ठीक है जी। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलें जी, आप सिंपल सी बात है, अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको साथ साथ पढ़ते भी हैं, ठीक है। ये तो इसका कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन हो गया, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी वर्डिंग है। आगे से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। आप देखें, लेट्स सपोज कि यहाँ से कोई आदमी जो है, ये डोर क्लोज है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये डोर क्लोज है। जब ये डोर क्लोज है तो इसकी इनपुट क्या जा रही है, आगे 0 जा रही है। अब इसको माइंड में अपने रखें कि यहाँ से जो इनपुट जा रही है वो 0 है। अब ये जो सेंसर है इसके करीब भी कोई शख्स नहीं आया हुआ तो ये भी 0 ही है। ज़रा दोनों 0 होंगे तो आगे एंड गेट की जो आउटपुट है वो 0 रहेगी और जो अलार्म है वो बिल्कुल खामोश रहेगा। अच्छा, अगर बिलफर्ज घर का ही कोई फ़र्द, ठीक है, जो फैमिली मेम्बर है, अगर वो इस सेंसर के करीब से गुजरता है, ज़ाहिर है जहाँ पे ये लगा होगा वहाँ पे घर में जो रहने वाले लोग हैं वो तो इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। तो जब वो यहाँ से मूव करेंगे तो ज़ाहिर है इसकी तो इनपुट 1 हो जाएगी। इसका काम है जैसे ही कोई बंदा पास से गुजरा इसने 1 हो जाना है, ठीक है। तो ये एकदम से 1 हो जाएगा, लेकिन अलार्म फिर भी नहीं बजेगा क्योंकि डोर अभी क्लोज़ है। डोर क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से इनपुट आ रही है 0, उधर से आ गई है 1। अब 1 और 0 की आउटपुट क्या होगी, 0 ही होगी, यानी कि अभी भी बर्गर अलार्म जो है वो बिल्कुल खामोश रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी जो है वो फैमिली मेम्बर बिलफर्ज वो यहाँ से आता है, ठीक है, मतलब इस गेट वाले रास्ते से आता है लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो उस वक्त जो है ये आपका ये भी 1 हो जाएगा लेकिन वो 0 है, तो यहाँ पे भी अभी भी जो अलार्म है वो खामोश रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रात के टाइम कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर से अंदर, आपको पता है ज़्यादातर नहीं आता। हम इसको उसी वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त बिल्कुल रात का टाइम होता है और कोई किसी के भी बाहर से आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, अब बिलफर्ज कोई बर्गलर वगैरह है, अगर वो यहाँ से आता है, ठीक है, सबसे पहले वो डोर को खोलेगा और डोर को खोल के वो यहाँ अंदर आएगा। जैसे ही वो अंदर आएगा तो इसकी जो इनपुट है वो 1 हो जाएगी। जैसे ही इसकी इनपुट 1 होगी तो जैसे ही बर्गलर थोड़ा सा आगे जाएगा तो वो जो सेंसर है उसके पास से जैसे ही पहुँचेगा तो उसकी भी इनपुट 1 हो जाएगी। तो इधर से भी 1 आ रही है, उधर से भी 1 आ रही है, तो दोनों की जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 और 1 की आउटपुट क्या होती है, 1। तो जो अलार्म है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और वो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जी सूरत हाल इसके काम करने की, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये था जी बर्गलर अलार्म सिस्टम जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे है और उसको आपने मज़ीद ध्यान से और फोकस के साथ समझना है। ये है जी बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो फायर के वक्त, यानी जब किसी जगह पे कोई मिसहैप हो जाए या कोई आग वगैरह लग जाए तो उस वक्त ये एक्टिवेट होगा और एक अलार्म जनरेट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोग फौरी तौर पे अलर्ट होंगे और आग को बुझाने का कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। तो ये फायर अलार्म सिस्टम है। जब तक आग वगैरह नहीं लगती उस वक्त तक ये अलार्म खामोश रहेगा। जब आग लगेगी तो फिर ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसमें क्या सिस्टम होता है, कौन सा गेट यूज़ होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, मैं शुरू में ही आपको बता दूं। इसलिए आपने पूरा फोकस इस पे रखना है ताकि आपको किसी किस्म का एंड तक कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम इस सर्किट के एक एक कंपोनेंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इसमें लगा क्या क्या है और हर कंपोनेंट के काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास ये 2 टर्मिनल्स हैं। बेसिकली ये 2 टर्मिनल्स हैं जो पावर दे रहे हैं आपके इस पूरे सर्किट को, ये पावर दे रहे हैं। जैसे कि हम किसी भी सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं
तो एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो आप ये समझ लें कि यहाँ बस बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है जी हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का काम क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के ज़रिए से डेफिनेटली ये फिर करंट को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, और अगर इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। बैल इसका काम सिर्फ इतना होता है कि हम इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे उसी के मुताबिक उसमें से फिर करंट जो है वो फ्लो करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है ये थर्मल रजिस्टर को बोलते हैं बेसिकली। तो यानी ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। होता ये है कि जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, आम टेम्परेचर पे जब ये पड़ा होता है, तो उस वक़्त इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई रहती है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस फ़ौरन लो हो जाती है और इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये याद रख सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल करंट को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो ये करंट को अलाउ कर देगा, ठीक है। अगला कंपोनेंट है जी हमारे पास ये दो गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों गेट्स कौन से गेट्स हैं ज़रा सोचें। ये दोनों नैंड गेट हैं, ठीक है, ये भी नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है। लेकिन ये दोनों गेट्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, लिहाजा इनका एक एक नाम भी हमने लिखा हुआ है। ये नैंड गेट है लेकिन ये गेट ए कहलाएगा, हम इसको अपने टॉपिक में गेट ए बोलेंगे। और इसकी दो पीछे से इनपुट्स आ रही हैं और इसके यानी पीछे दो स्विचेस लगे हुए हैं जहाँ से इसको दो इनपुट्स मिल रही हैं, ठीक है। और ये इसका स्विच 1 है, ये इसका स्विच 2 है। इसी तरह एक और नैंड गेट लगा हुआ है जिसको हम गेट बी बोलेंगे। इसकी भी दो स्विचेस हैं और दो स्विचेस को हमने स्विच 3 और स्विच 4 के नाम से यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि नैंड गेट्स दो हैं लेकिन स्विचेस इनके 4 हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये बज़र है। बज़र मतलब अलार्म को भी आप कह सकते हैं, जो चीज़ बजती है और अलर्ट करती है लोगों को, तो ये बज़र सिस्टम है, ठीक है। एक बात याद रखें कि बज़र जो है इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ऊपर से आ रहा है और एक जो है वो नीचे से इसको टर्मिनल जो है वो पावर दे रहा है। ये उसी वक्त बजेगा जब इसको दोनों साइडों से करंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई गेट वगैरह की बात नहीं हो रही है, आप उस माइंडसेट के साथ इसको ना लीजिएगा। ये जो है ये बेसिकली एक बल्ब है, जैसे आप समझ लें कोई भी चीज़ होती है, कोई बल्ब है या कोई और चीज़ है, उसको दोनों टर्मिनल से करंट मिलेगा तभी जाके वो अपना काम करेगा ना। जैसे अब एक बल्ब होता है उसके दो टर्मिनल्स हैं, तो दोनों अगर बैटरी के साथ अटैच होंगे, दोनों में से करंट आएगा तभी जाके उसको वो एक्टिवेट होगा या अपना काम करेगा। तो बज़र भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें कोई गेट सिस्टम नहीं है बल्कि ये सिंपल एक बात हो रही है। ओके, तो ये था जी इनका तमाम एक सिस्टम। अब ये भी आप थोड़ा सा देख लें कि ये हमारे पास एक बटन है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ रहे हैं और बस इसके ज़रिए से ये टर्मिनल जुड़ेंगे भी और इनसे भी अलग भी होंगे, ठीक है। तो बहरहाल जी ये हमारा पूरा एक सर्किट का एक इंट्रोडक्शन हो गया है, एक तारुफ हो गया है कि हर एक जो उसका कंपोनेंट है वो किस किस तरह से काम करता है। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। वर्किंग ऑफ कंपोनेंट में आप वेरिएबल रजिस्टर का काम देख सकते हैं, थर्मिस्टर का काम देख सकते हैं, उसके बाद आप नैंड गेट का काम देख सकते हैं कि नैंड गेट क्या करता है, फिर बज़र का काम देख सकते हैं। तो यानी कि ये तमाम कंपोनेंट्स की एक वर्किंग है कि हर कंपोनेंट कैसे वर्क करता है या उसका काम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके सिस्टम पे, इसके सिस्टम को समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने टॉपिक को दो केसेस में डिवाइड करना है। एक है जी केस 1 जिसका नाम है व्हेन नो फायर अकर्स। मतलब केस 1 में हम ये देखेंगे कि जब कोई आग वगैरह नहीं लगी होती तो उस वक्त जो है ये किस तरह से काम करता है। ज़रा जब कोई आग नहीं लगी होगी तो बज़र खामोश रहेगा, लेकिन कैसे खामोश रहेगा इस पूरी एक सिस्टमेटिक्स को आपने समझना है, तो तब जाके आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरा केस जो होगा वो हमारे पास है केस 2 जिसको हम कहेंगे कि व्हेन फायर अकर्स। जब आग लगती है तो फिर बज़र बजता कैसे है, उसका क्या सिस्टम होगा। तो दोनों को अलग अलग समझा जाएगा, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले केस को अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए केस 2 को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं केस 1 को। यहाँ पे देखते हैं कि उसमें किस तरीके से वो वर्किंग होगी।
बस आपने जहन में रखना है कि केस 1 वो है जब कोई भी आग उसमें नहीं लगी होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये जो थर्मिस्टर आपने लगाया है, थर्मिस्टर आपने उस जगह पे लगाया होता है जहाँ पे आग लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा सस्पेक्ट होता है इस बात का कि वहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने उसी के ऊपर थर्मिस्टर को जो है वो फिट किया होता है, ठीक है जी। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। चलें, अब हम शुरू करते हैं। केस 1, व्हेन नो फायर अकर्स, जब कोई आग नहीं लगी हुई तो उस वक्त ये काम कैसे करेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक करंट आ रहा है, करंट इधर से इधर पहुंचा, वेरिएबल रजिस्टर को हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसमें से करंट गुजरा। करंट गुजरने के बाद आप देखें यहाँ पे करंट के पास हैं दो रास्ते, करंट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, करंट यहाँ से इधर भी जा सकता है, ठीक है। अब करंट जाएगा किधर, करंट यकीनन इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है। करंट जो है वो इस रास्ते पे चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो थर्मिस्टर है उसने तो करंट को अलाउ नहीं करना, क्योंकि वो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी और करंट वहाँ से फ़्लो नहीं करेगा, ठीक है जी। करंट यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा। अच्छा जी, अब करंट इस रास्ते पे गया, जब यहाँ से करंट इस रास्ते पे आया तो इधर से करंट इस स्विच को मिल गया, यानी गेट ए का स्विच 1, इसको जो इनपुट मिली वो क्या मिली, 1 मिली, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप आ जाएं सिर्फ इधर नीचे। अब यहाँ से देखें चूँकि कोई करंट नहीं आ रहा, जब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा तो इधर से भी नो करंट की कंडीशन जाएगी, यानी कोई करंट इसको नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके पास गेट बी का स्विच 4 है, इसको भी कोई इनपुट नहीं मिलेगी, यानी कि ये इनपुट ज़ीरो रहेगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई आपको। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट चूँकि थर्मिस्टर से नहीं गुजर रहा, तो ये समझ लें कि ये जुड़ा ही होता है इसके साथ, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, ये इसके साथ कनेक्ट ही होता है, सही है ना। तो अब यहाँ से जो करंट नहीं आ रहा तो इसलिए इधर भी नहीं जाएगा, इसका ये इशू नहीं है कि ये आपस में अलग है, करंट पीछे से आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़ीरो इनपुट आ गई, स्विच 4 गेट बी का स्विच 4 इनपुट क्या है, ज़ीरो है। ओके, अब आप देखें कि ये जो स्विच 3 है इसको इनपुट कहाँ से मिल रही है, इसको इनपुट मिल रही है यहाँ से, इसकी आउटपुट से इसको इनपुट मिल रही है। गौर से मेरी बात सुननी है, ठीक है। इस वक्त ये जो आपका गेट है इसको, इसके अंदर से कोई आउटपुट बाहर नहीं आ रही, कोई करंट इसमें से बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, तो ये चीज़ आगे जाके किसके साथ जुड़ी हुई है, स्विच 3 के साथ जुड़ी हुई है, गेट बी का स्विच 3। तो इसको भी क्या इनपुट मिल रही है, इस वक्त ज़ीरो मिल रही है। ओके हो गया जी। अब हम यहाँ पहुँचे कि ये जो नैंड गेट है जिसका नाम गेट बी है, इसके दोनों स्विचेस किस स्टेट पे चले गए, ज़ीरो पे। अब आप ये सोचें कि नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो हो जाती हैं तो उसकी आउटपुट क्या होती है। तो आप ट्रुथ टेबल पहले जाके देख लें ताकि आपको ये बात कंफ्यूज ना करे। तो नैंड गेट की जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो ज़ीरो होती हैं तो उसकी आउटपुट 1 होती है, उसकी आउटपुट क्या होती है, 1। अब यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट जा रही है, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि जो गेट बी से आउटपुट जा रही है वो गेट ए के स्विच 2 को इनपुट देगी, यानी इसकी आउटपुट होगी, लेकिन ये आउटपुट आगे जाके गेट ए को इनपुट दे रही है, स्विच 2 को, ठीक है। अब देखें गेट बी में से करंट निकला, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 आई, ये 1 जाके पहुँचेगा स्विच 2 के पास और इसको भी इनपुट मिल जाएगी 1, ठीक है। अब इस पे आ जाएं, इसके दोनों स्विचेस में कौन सी जो है वो इनपुट जा रही है, 1 1 जा रही है। नैंड गेट को जहन में लाएं, नैंड गेट क्या करता है, जब दोनों स्विचेस इसके ऑन होते हैं तो उसकी आउटपुट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इसकी आउटपुट हो गई ज़ीरो, ठीक है। अब ये देखें ज़ीरो है। अब यहाँ से आपके पास इधर से जो करंट है वो सीधा जा रहा है इधर, ठीक है। यहाँ से इधर जाए या उधर जाए एक ही बात है, ज़ीरो पे ही जा रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको करंट यहाँ से मिला ज़ीरो, यानी कि इस बज़र का जो पहला टर्मिनल है उसको कोई करंट नहीं मिल रहा, ठीक है। क्या नीचे से कोई करंट मिल रहा है, नीचे से भी कोई करंट नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ से करंट आया ही नहीं है। तो यहाँ से भी इसको कोई करंट नहीं मिला। तो जब बज़र को ना एक साइड से करंट मिल रहा है ना दूसरी साइड से मिल रहा है तो बज़र ने क्या रहना है जी, उसने चुप रहना है, उसने खामोश रहना है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास बज़र जो है वो बिल्कुल भी साउंड नहीं करेगा। तो ये था इसका केस 1। अब आप इस केस 1 की वर्डिंग को ज़रा तवज्जो से और ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 व्हेन फायर अकर्स, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, केस 2 जो है उसमें यही है कि बिलफर्ज आग लग जाती है, और आग लगने की जगह जो है वो बेसिकली आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो फायर लग जाती है। ठीक है जी, जब फायर लगती है तो ज़रा थर्मिस्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसने अपने रेजिस्टेंस को लो कर देना है और करंट को अलाउ करना है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा। शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, और बिल्कुल स्लो स्लो लेके चलेंगे। एक एक स्टेप को आपने साथ साथ गौर से फॉलो करना है। ठीक है, देखें जी, यहाँ से करंट आ रहा है, करंट यहाँ से गुजर गया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता ये है, एक ये है। इस रास्ते पे करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, मींस के थर्मिस्टर है ज़रा वो हीट अप हुआ हुआ है। जब वो हीट अप होगा तो उसमें से रेजिस्टेंस लो हो जाएगी और करंट गुजरेगा। अब करंट ने जब यहाँ गुजर जाना है तो इसका मतलब ये कि करंट इस रास्ते पे आ गया लेकिन उस रास्ते पे नहीं गया। ठीक है, जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, उलट हिसाब हो गया। आप पहले देखें, यहाँ जा रहा था, इधर नहीं जा रहा था। वजह क्या थी आपको पता है। अब करंट इधर जब नहीं जाएगा तो यहाँ से जो गेट ए का स्विच 1 होगा उसको नो इनपुट मिलेगी, यानी कि ज़ीरो इनपुट मिलेगी। ठीक हो गया, इसकी इनपुट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब इसके बाद चलते हैं हम नीचे वाले इस गेट बी की तरफ। अब यहाँ से करंट आ रहा है, तो जब यहाँ से करंट आ रहा है तो इधर से भी करंट आके इधर पहुँचेगा और इसको इनपुट क्या दे देगा, 1। इसको इनपुट क्या मिल जाएगी, 1, क्योंकि अब यहाँ से करंट गुजर रहा है। जब करंट गुजर रहा है तो उसको इनपुट 1 मिल गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे। इसको तो एज़ यूजुअल अभी आपने पिछले वाले केस में भी यही देखा था कि यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई आउटपुट नहीं आ रही ना, तो यहाँ से इसकी जो आउटपुट है वो इधर आके स्विच 3 को जो है वो इनपुट दे रही है और वो बन जाएगी 0। ठीक है, कोई वहाँ से करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये जो स्विच है इसको 0 इनपुट मिल रही है। अच्छा जी, जब 1 है और 0 है तो अब आप ये सोचें कि 1 और 0 की आउटपुट क्या होती है। 1 और 0 की नैंड गेट में जो आउटपुट है वो 1 होती है। वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सोचें, एंड गेट है 1 0, 1 0 की आउटपुट एंड गेट क्या देगा, 0, लेकिन नैंड गेट क्या देगा, उसको दोबारा से 1 कर देगा। ठीक है, अब ये 1 आ गई है। अब यहाँ से हमारे पास ये 1 इनपुट, इसकी जो आउटपुट आई है वो इधर जाके इस स्विच को इनपुट दे देगी और इनपुट क्या दे देगी, 1। ठीक है, मैंने आपको पिछले केस में भी ये बात एक्सप्लेन की है कि जो इस गेट बी में से आउटपुट निकलेगी वो जाके अगले गेट ए के स्विच 2 को जाके इनपुट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब 1 0 इधर बन गया, इधर भी 1 0 की जो आउटपुट है वो क्या आएगी, जैसे इधर आई थी तो यहाँ पे भी क्या आएगी, 1। अब यहाँ से हमारे पास 1 जा रहा है, बज़र को हमारे पास ऊपर वाली साइड से करंट मिला, यहाँ से करंट मिल गया। ठीक है, अब नीचे वाली साइड से मिला कि नहीं, तो डेफिनेटली मिला है, क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है। करंट यहाँ से आता आता इधर पहुँचेगा और इसको भी करंट मिल जाएगा। तो इसको दोनों साइडों से जब करंट मिलेगा तो जो बज़र है वो साउंड करेगा, यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो शुरू हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एक स्कीमेटिक वे में उसको समझा। एक एक कंपोनेंट के आपने पहले वर्किंग देखी, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, और जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में ये लिखा हुआ है इसी तरीके से कोशिश करें कि आप भी इसको तैयार करें और पेपर में भी इसको ऐसे ही लिखें। अलबत्ता आपकी बुक पे इसको विदाउट पॉइंट्स लिखा हुआ है, विदाउट हेडिंग्स लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बाज़ औक़ात हमें मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली आपको ये वर्डिंग आसान लगेगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।